नमस्कार। तो आपका पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो पंचायत सेक्रेटरी के लिए स्पेसिफिक रूप से आपने काफ़ी फीस जो है वो दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवा सकें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है आपको रिवाइज करवा सकें। तो ये पेपर जो है ये HPU के द्वारा ही प्रीवियसली कंडक्ट करवाया गया है। तो इसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे और अच्छे से, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ टच। तो हमारा ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेंस ऑफ टच से रिलेटेड है। टच कहाँ पर, तो ये स्किन डेफिनेटली इसका सही आंसर होगा। स्किन से सेंस ऑफ टच जो है वो रिलेटेड है। हमारी बेसिक 5 सेंसेस होती हैं। वैसे कौन कौन सी होती हैं ये 5 सेंसेस? देखिए 5 सेंसेस में जो है आपका एक तो टच आ जाता है, एक साइट आ जाता है, साइट यानी कि देखना, एक सुनना आ जाता है, स्मेल आ जाता है, टेस्ट आ जाता है। तो ये आपकी बेसिक 5 सेंसेस होती हैं ह्यूमन बॉडी की। तो इनको आप थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी ये क्वेश्चन का सही आंसर है 26 का बी। तो बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। आगे पूछा गया है बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर। बैरोमीटर किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो थी वहाँ पर भी एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया था। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है ये मेजर करता है बैरोमीटर। अगर दूध की प्योरिटी पता लगानी हो कि दूध कितना प्योर है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं। अगर लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? फोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको यूज किया जाता है। अगर एल्टीट्यूड यानी कि हाइट को मेजर करना है तो उसके लिए एल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये बेसिक बेसिक इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता दिए। वैसे बहुत सारे हैं, तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो डिपेंड करता है। आगे पूछा गया है पॉलिनेशन वाई विंड इज कॉल्ड। तो विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होती है उसको कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? विंड की स्पीड हो गया, विंड का प्रेशर हो गया, तो इसके लिए एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। ये याद रखिएगा, एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, एनीमोफिली एनीमोमीटर। यहाँ पर पूछा गया है ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ ह्यूमन लाई इन रेंजेस। तो हमारे सुनने की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? ये बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, शायद 6, 7, 8 में कवर हो जाता है। सुनने की जो बेसिक हीयरिंग रेंज होती है वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है ह्यूमन की सुनने की फ्रिक्वेंसी। कई बार बैट्स की पूछ ली जाती है। बैट्स यानी कि चमगादड़। तो चमगादड़ की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 2000 से लेकर 1,10,000 हर्ट्ज के बीच में। एलिफेंट की होती है 16 से लेकर 12,000 हर्ट्ज के बीच में। तो ये मैंने 3 आपको बेसिक और इम्पोर्टेंट बताई। और फ्रिक्वेंसी के यूनिट पूछे जाते हैं, तो फ्रिक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज, इनको HZ करके भी लिखा जाता है, तो ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्यूक इज मेजर्ड बाय। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्यूक जो है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? वैसे तो इसका सही आंसर होगा रिक्टर स्केल एज पर ऑप्शंस। पर हमने 3 स्केल्स के बारे में पढ़ा था। रिक्टर स्केल हो गया, मेरेकली स्केल हो गया, एक और स्केल हमने पढ़ा था जिसका नाम था सिस्मोमीटर। तो ये 3 इंस्ट्रूमेंट हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ये तीनों के तीनों जो है वो अर्थ क्यूब से रिलेटेड है। बाकी अगर हम बात करें, और देखिए जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों की सहयोग मिलना भी इम्पोर्टेंट है, ताकि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट जो है मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं अ डिवाइस टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ से मैकेनिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको डायनमो कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब उसको तो डायनमो कहते हैं। कई बार डायनमो ऑप्शन में देकर जनरेटर दे दिया जाता है। जनरेटर जो है ये भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपने ट्रांसफार्मर भी देखे होंगे। ट्रांसफार्मर का यूज़ क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हमें जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ AC जो है अल्टरनेट करंट वोल्टेज जो है वो मिलती रहे। तो AC वोल्टेज जो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है वो हमें मिलती रहे, इसीलिए जो है इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर का। अब इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, जैसे कि कैंडल भी एक डिवाइस ही मानी जाती है। तो कैंडल जो है वो क्या करती है? कैंडल केमिकल एनर्जी को जो है वो लाइट एनर्जी में चेंज करती है, यानी कि। तो माइक्रोफोन क्या करता है? माइक्रोफोन साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो साउंड एनर्जी में ट्रांसफर करता है। और सोलर सेल का आपको पता है कि ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी क्या करती है? बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फोटो सेल क्या करता है? फोटो सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी याद रखिए। आगे पूछा गया सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सिल्क जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है?
तो ये प्रोड्यूस किया जाता है लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म से ये प्रोड्यूस किया जाता है सिल्क। यहाँ से ज़्यादा जानने को भी नहीं मिलेगा, बस इतना याद रखिए। आगे पूछा गया है नाइट विजन अपरेटस यूज़। तो नाइट विजन अपरेटस क्या यूज़ करते हैं, कौन सी रेज को यूज़ करते हैं, तो ये इंफ्रारेड रेज को यूज़ करते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नाइट विजन अपरेटस। आपने देखा होगा कि कई बार सर्च मिशन के ऊपर जो है वो आर्मी नेवी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जाती हैं। तो अब रात को तो दुश्मन दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए जो है वो नाइट विजन अपरेटस यूज़ किया जाता है, जिसमें इंफ्रारेड रेज जो है, जिसको IR रेज भी कहते हैं, ये रेज जो है ये यूज़ की जाती हैं। एक और सेंस में अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए आपके पास एक दूरबीन है, दूरबीन में इंफ्रारेड रेज की सहायता से जो है क्या होगा, आपको अपना दुश्मन जो है वो रात को भी दिखाई देगा कि इस पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। तो ये इस तरह का कुछ नाइट विजन अपरेटस का काम होता है, इसमें इंफ्रारेड रेज यूज़ की जाती हैं। आगे पूछा गया है विच ग्लैंड प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है वो कौन सी ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियास ग्लैंड। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, पैनक्रियास ग्लैंड के द्वारा जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन कौन से, तो इसमें तो एक तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, एक आपका थायराइड ग्लैंड आ गया, एक आपका पैनक्रियास भी ग्लैंड होती है, एडर्नल भी ग्लैंड होती है। ये तो बेसिक आप एग्जाम्पल याद रख लीजिए ग्लैंड के, ये तो ग्लैंड होती ही होती हैं। अब आपसे जैसे एग्जाम में पूछा गया था विच इज़ नॉट ग्लैंड, तो वहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। आगे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन पेंसिल। तो पेंसिल में क्या प्रेजेंट होता है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में इस्तेमाल होता है, ऑप्शन बी जो है उसी आंसर है। एक बात जान लीजिए कि जो लेड पेंसिल होती है ना, उसमें लेड का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता शायद नहीं होगा या फिर कुछ लोगों को पता भी होगा। तो लेड का इस्तेमाल इसमें नहीं होता है, इसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। तो ये एक पॉइंट याद रखने के लिए है इंपॉर्टेंट। आगे पूछा गया है फूड इज कुक्ड क्विकर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। तो भोजन जो है वो प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है, क्यों। ये इसलिए पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर जो है ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है, हाई प्रेशर की स्टीम जो है ये क्रिएट करता है, जिससे टेम्परेचर भी जो है वो हाई हो जाता है, इसीलिए जो है वो फूड जल्दी पक जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, हाई प्रेशर स्टीम हैज़ हाई टेम्परेचर। जो हाई प्रेशर की स्टीम यहाँ पर उत्पन्न होती है उसका टेम्परेचर भी हाई होता है और निकलने के लिए छोटा सा स्पेस होता है, जिससे एक दबाव टाइप में बन जाता है और खाना जो है वो जल्दी जल्दी पक भी जाता है। और कुकर में जो आपकी सीटी होती है ना, वहाँ से धुआं निकलता रहता है, उसी कारण कुकर फटता भी नहीं है, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टीम जो है वहाँ से निकलती रहती है। 37 में पूछते हैं फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन अर्थ एटमोसफेयर इज। तो ओजोन लेयर का काम क्या है, इसका काम है कि अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट करना, कहाँ से, अल्ट्रा वायलेट रेज से। तो टू फिल्टर अल्ट्रा वायलेट रेज, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर, टू फिल्टर UV रेज इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अब बात करें कि ओजोन जो है वो कौन सी लेयर में आती है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मेसो, आइनो, एक्सो, कौन सी में आती है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में आती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर का एग्जांपल याद रखिएगा, मोस्ट ऑफ द जो भी मौसम से रिलेटेड फिनोमिनाज होते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में आकर होते हैं। कहाँ पर, ट्रोपोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर ओजोन वगैरह प्रेजेंट होती है आपकी। आगे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ये इनकरेक्ट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ऐसे होते हैं ना जो विदाउट ऑक्सीजन भी रह सकते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकता है, तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। यहाँ पर पूछा गया है गैस इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर इन सीवेज ट्रीटमेंट आर। तो सीवेज ट्रीटमेंट जो आपकी होती है वहाँ पर कौन सी गैसेज यूज़ की जाती हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ओजोन गैस यूज़ की जाती है और क्लोरीन यूज़ की जाती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ओजोन एंड क्लोरीन। ये गैसेज यूज़ की जाती हैं ताकि जो वाटर है उसको, वाटर की जो गैसेज हैं हार्मफुल गैसेज सीवेज वाटर की, उनको डिसइंफेक्ट किया जा सके। ये क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए। आगे पूछते हैं ओडोमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो ओडोमीटर जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर अगर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा तो ये एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है। व्हीकल्स के अंदर लगा होता है आपका ओडोमीटर, ये भी याद रखिए। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, ओडोमीटर व्हीकल्स की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हीकल्स की स्पीड को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, तो वो स्पीडोमीटर इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर अलग से है, स्पीडोमीटर अलग से है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके पास एक दिया। तो पहले तो आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी समझिए, फिर आप यहाँ से समझ जाएंगे कि कौन सा इनमें से है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है
ऐसी एनर्जी से आपका मतलब होगा रिन्यूएबल एनर्जी जब आप सुनेंगे कि जो सस्टेनेबल होगी, एनवायरनमेंट के अनुकूल होगी, जैसे कि सन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो भी रिन्यूएबल ही आपकी मानी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बाकी अगर रिन्यूएबल एनर्जी के और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये हाइड्रो एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया जिसको जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं, आपका बायोमास हो गया जो प्लांट्स और मिनरल से ऑब्टेन्ड होता है, वेव्स एनर्जी हो गया जो ओशियंस में प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो हो गया। ये सभी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। 42 में पूछा गया है मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमिना अकर इन द लेयर ऑफ एटमोसफेयर कॉल्ड। तो अभी तो हमने डिस्कस किया था यार कि ट्रोपोस्फियर उसका नाम है, तो ये ऑप्शन ए सही आंसर होगा, चाहे हो जाएगा ट्रोपोस्फियर जो है वो सही आंसर है। अब आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि जो आपके एरोप्लेन्स उड़ते हैं ना वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं एरोप्लेन्स, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि एरोप्लेन्स जो हैं वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं। बाकी एक दो लेयर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आगे पूछते हैं वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज। जब मून के ऊपर इंसान जाता है ना तो कौन सा उसका वेट क्या हो जाता है, उसका वेट जो है वो 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। तो 1/6 हो जाता है ऑप्शन बी। अब सोच के देख लीजिए कि अभी प्रेजेंटली आपका वेट कितना है, उसका 1/6 कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप मून पर कहीं गलती से चले गए ना तो आपका वेट कितना हो जाएगा। चेक करके देखिए कि आपका वेट कितना हो जाता है वहाँ पर जाके, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अब कितने किलो के वहाँ पर जाकर हो जाओगे। आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ क्रॉप है। क्रॉप्स की रबी क्रॉप्स होती हैं, खरीफ क्रॉप्स होती हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल अब जो फसलें बोई जाएंगी यानी कि अक्टूबर के बाद में वो कौन सी फसलें होंगी, वो होंगी रबी क्रॉप्स आपकी, ठीक है। और अभी जो फसलें आपने काटी हैं वो कौन सी फसलें काटी हैं, वो आपने खरीफ की क्रॉप्स काटी हैं। पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की जो आपने आजकल काटी हैं। तो आपने आजकल क्या काटा है, आजकल आपने मक्का काटा होगा, आपने आजकल चावल जिन लोगों ने बोए होंगे, जिस साइड में चावल बोए जाते हैं वहाँ पर आपने चावल देखे होंगे, उनकी खेती की होगी। कॉटन भी आजकल होती है, तो इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा। ये सभी जो हैं ये खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स के और भी एग्जाम्पल है, उनके बारे में भी बात करते हैं, परंतु आप एक बेसिक सेंस में लेकर समझिए। इसमें और क्या क्या आता है, इसमें और सोयाबीन भी आ जाती है, आपकी ग्राउंड नट अरहर की दाल, अरहर आपका यहाँ पर आ जाता है, रागी वगैरह यहाँ पर आ जाती है, बाजरा आ जाता है। ये तो हो गया आपके खरीफ क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स में आपके वीट आता है, बार्ले आता है, ओट्स आ जाता है, और ऑयल सीड्स यानी कि मस्टर्ड्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं। मस्टर्ड्स भी याद रखिएगा कि रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। आगे पूछा गया है 48 में चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैसेज। तो गोबर गैस जो होती है उसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, उसमें मीथेन जो है वो एज अ चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब मीथेन का फार्मूला कहीं आपसे पूछ लिया तो CH4 जो है इसका फार्मूला होता है। बेसिक 9th-10th में आपने पढ़ा होगा साइंस में, जिन्होंने आगे साइंस पढ़ी है उनको तो याद होगा ही। और भी इसमें वैसे तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी बायो गैस में होती है, पर जब आपसे मेन पूछा गया है ना तो गोबर गैस का, तब आपके पास मीथेन ही हो। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ड्राई आइस को क्या कहते हैं, ड्राई आइस को सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है, तो ये सब याद रखिए। आगे पूछा गया है CNG स्टैंड फॉर। तो CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर है। उसी तरह LPG की फुल फॉर्म याद रखिएगा। LPG की पूरी नाम जो होता है वो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। आगे पूछा गया है स्पाइनेक लीव्स रिच सोर्स ऑफ। तो स्पाइनेक्स की जो लीव्स होती हैं वो किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है। पहले स्पाइनेक होता क्या है, आपने पालक देखा होगा ना, पालक को ही इंग्लिश में स्पाइनेक कहते हैं, बहुत लोगों को पता होगा डेफिनेटली। अब देखो कई बार पूछा जाता है पालक लीव्स आर रिच सोर्स ऑफ, तो ये अच्छा स्रोत मानी जाती हैं आयरन का। आयरन का यहाँ पर माना जाता है कि आयरन जो है ग्रीन लीव्स में अच्छा होता है, जैसे कि स्पाइनेक वगैरह हो गया, पालक वगैरह हो गया। 48 में पूछते हैं विच वन इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर जो सबसे हार्डेस्ट एवर सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो है डायमंड। आपका डायमंड को सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कहा जाता है। यहाँ से आप यही याद रखिए, बस यही क्वेश्चन पूछ ले जाता है। आगे पूछते हैं द मैक्सिमम रिस्क टू एयर नेविगेशन इज फ्रॉम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉग। फॉग से जो है मैक्सिमम रिस्क जो है वो माना जाता है। आगे 50 में पूछते हैं वाटर वेपर्स एट लो टेम्परेचर इज नोन एज। इसको जो है मिस्ट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी मिस्ट जो है इसका सही आंसर है। हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज अगर आपको देखनी है, सुननी है, तो उसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं,
छोटी स्टोरीज भी डिस्कस करते रहते हैं। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।